चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें सो डैट कि आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। और ये 2 PM का सीरीज लूसेंट का स्टार्ट हो रहा है। किसी भी एग्जाम की जीके कवर करने के लिए इससे बेटर क्लास नहीं हो सकती। 2 PM पे लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। और चलिए आज के दिन की शुरुआत 4 मार्च है। आज नेशनल सेफ्टी डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, सो डैट लोगों को अवेयर किया जा सके कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है जो कि फाइनेंशियल लॉसेज है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और उन सभी को कैसे रोका जा सकता है, उनके लिए कैसे प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। शुरुआत इसकी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा जो है 1972 में की गई थी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में सॉरी अफसफा को जो एक्सटेंड किया गया असम में कितने मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया? तो 6 मंथ के लिए किया गया। तो लेट्स सी कंप्लीट डिटेल। जो हाल फिलहाल में असम ने जो है इसे 6 मंथ के लिए किया है, इसे इंटायर स्टेट में किया गया, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया, और ये इफेक्टिव जो है 28 से हो गया था, और अभी ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है हेमंता विश्वा जी हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया। देखो, इससे पहले असम में 5 डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफाई किया गया था अफसफा को। ठीक है। और लेकिन अभी ये पूरे स्टेट में कर दिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसमें क्या होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए फ्री हैंड्स दिए जाते हैं। किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी विदाउट प्रायर वारंट। तो ये एक तरीके से इम्यूनिटी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और जो है कभी कभी कह भी सकते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल आर्म फोर्स है जिसमें ह्यूमन राइट वॉलेशन के भी कुछ देखने को मिले हैं केसेस। लेट्स सी। और अफसफा को पहली बार जो असम में इम्पोज किया गया था नवंबर 1990 में किया गया था, और उसके बाद से हर 6 महीने बाद ना एक्सटेंड ही हो रहा है। स्टेट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है कि अफसफा को हटाया जाए, लेकिन जो है नेशनल सेंटर जो है डेफिनेटली इसे अभी नहीं हटा सकता। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री गूगल में फाइनली लॉन्च किया है प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विसेज? तो ये इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया, इंडिया के गूगल सर्विसेज में ही लॉन्च किया गया। देखिए, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे गूगल का प्ले स्टोर है फ्री है, लेकिन अब ये गूगल का जो प्ले स्टोर है सब्सक्रिप्शन के साथ भी आएगा। ठीक है। ये मतलब फ्री से अलग है। ठीक है। आप सब्सक्रिप्टिव जो है ऐप्स और गेम्स उनको भी अब जो है ले सकते हैं इस प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के ठीक है माध्यम से, जो कि इंडिया में लॉन्च किया चुका है। ठीक है। इससे पहले यूएसए में सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कुछ स्पेशल गेम्स, कुछ स्पेशल ऐप्स जो हैं डाली गई हैं जिसको आप सब्सक्रिप्शन लेके ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि जो 1 मंथ का ट्रायल होगा और सब्सक्रिप्शन उसका 99 रुपीज़ का है। उसके बाद एनुअल प्लान भी इसमें 899 के, और बहुत सारे अलग प्लान्स हैं। उसके अलावा गूगल ने लॉन्च किया है फैमिली जो है ग्रुप, जो गूगल फैमिली ग्रुप है इसे भी लॉन्च किया गया, जिसमें अगर एक सब्सक्रिप्शन किसी व्यक्ति ने ग्रुप में लिया है तो वो उसे पास ऑन कर सकता है 5 मेंबर्स में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अराउंड 1000 प्लस टाइटल, 41 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें जो है लोग अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर दीपक धर जो हैं, ये कौन से इंडियन फिजिक्स हैं जो कि जिनको रिसीव किया है, जिनको मिला है बोल्ट्जमैन मेडल? तो ये फर्स्ट हैं इंडिया से, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। दीपक धार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारे भारत के बहुत एमिनेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IISER पुणे से, है ना। और ये फर्स्ट इंडियन है फिजिक्स जो कि प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल है ये जीते हैं। ठीक है। ये इनको कंट्रीब्यूशन इन्होंने किस फील्ड में किया था? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को मिला है। देयर आर 2 फिजिक्स जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। पहला तो दीपक सर है, ठीक है, प्रोफेसर दीपक धार, और दूसरा है प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये बोल्ट्जमैन मेडल जो है किस फील्ड में मिलता है? अगर कोई व्यक्ति स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में एक बेहतर काम करता है उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। और ये इसमें कंडीशन अप्लाइड है कि वो साइंटिस्ट जो है उनको इससे पहले बोल्ट्जमैन अवार्ड नहीं मिला होना चाहिए और नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिला होना चाहिए, तभी मिलेगा। ये 3 साल में एक बार मिलता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? कमीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, C3 कमीशन, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड साइंस IUPAC के PAP के अंडर आता है। तो ये दिया गया है और इसको मतलब अनाउंस कर दिया गया। अब ये अवार्ड दिया कब जाएगा? 28 अभी टोक्यो में दिया जाएगा, ठीक है, अगस्त में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे? तो न्यूजीलैंड में। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन हाँ डिटेल इसकी इंपॉर्टेंट है कि जो 12th ICC वुमेन वर्ल्ड कप है ये 4 मार्च से स्टार्ट होने वाला है न्यूजीलैंड में।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो इसे होस्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बेसिकली जो है इवन ओपनिंग मैच जो खेला जाएगा, ठीक है, होस्ट कंट्री के बीच में और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, ठीक है, तो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है। पार्टिसिपेटिंग टीम है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़। टोटल 31 मैच होने वाले हैं 31 दिन में, और 6 सिटीज़ में ये मैच होने वाले हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड ऑकलैंड हो गया, ठीक है, हैमिल्टन हो गया, वेलिंगटन हो गया, इन सब जो लोकेशंस है यहाँ पे खेले जाएंगे, ठीक है। 6 डिफरेंट वेन्यूज़ फिक्स करेंगे। उसके अलावा पूरा लीग का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है कि जो टीम्स हैं वो आपस में कम्पीट करेंगी, और जो 4 टीम्स बचेंगी वो जो है क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। पहली बार ये 1973 में खेला गया। इस हिसाब से हम कहें तो वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट की दुनिया का ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इवन मैन से भी पुराना, क्योंकि मैंस का जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। तो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप एक अमेजिंग फैक्ट कह सकते हैं कि जो है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी पुराना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जो है C-17 ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स का, इसने कैरी किया है 600 इंडियंस को। डेफिनेटली कितने? 3, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से कहाँ से, जैसे अभी इससे पहले सर्विसेज एयर इंडिया एंड ऑल दे रहे थे, लेकिन अभी सक्षम इसमें कौन है, क्योंकि वॉर जोन एरिया है, तो C-17 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का यही जो है इसमें भी कारगर साबित हो रहा है। तो पहला तो जो है स्टूडेंट्स कुछ लाए भी जा चुके हैं, हिंडन एयर बेस दिल्ली में जो है वहाँ पे पहुँच भी चुके हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, लेकिन उसके अलावा 2 और हैं, तो टोटल 3 हैं, ठीक है। जो दूसरा है ऑन बोर्ड है बुदापेस्ट हंगरी से, है ना, ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा उसके बाद जो थर्ड वन है वो भी ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द पोलैंड, तो ये लोकेशन है। और होपफुली कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वो कहीं ना कहीं जो है इस ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत जो है वापस आ सके सेफली। और ऐसा सर्विसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की अपने जो सिटीजन उनको रेस्क्यू करना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया और कौन सी कंट्री के बीच में अब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे? होपफुली ये टॉक्स हों, इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन और रशिया के बीच में डेफिनेटली। अभी जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे बॉर्डर बेलारूस बॉर्डर के पास हुए थे, उसमें कोई ऐसा रिजल्ट आया नहीं, उसमें किसी तरीके का एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया नहीं गया, बस एक ही एग्रीमेंट किया गया था कि नेक्स्ट मीटिंग होगी, है ना। लेट्स सी कि ये नेक्स्ट मीटिंग कब तक होती है ना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये अपडेट आया है कि अभी जो 7th और 8th डे और वॉर है उसमें 70 के आसपास यूक्रेनियन सोल्जर मारे गए। रशिया का तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है अगर देखा जाए, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए। टारगेट इस समय क्या है कि जो यूक्रेन की कैपिटल है उस पर कब्जा करना, रशिया का सोलो टारगेट इस समय ये है ना। तो इसमें जो है टॉक्स ज़रूरी है। अभी इस समय हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा एक बारी इस पर स्टेटमेंट दी है कि टॉक्स ज़रूरी है इसके, इन दोनों के बीच में, नहीं तो और काम खराब हो सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हाल फिलहाल में पोस्ट बजट वेबिनार जो है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए किसने एड्रेस किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। देखिए आप सभी जानते हैं बजट के बाद जो है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर वेबिनार किए जा रहे हैं, तो एक वेबिनार जो है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पे है ना। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विज़न को डिस्कस भी किया गया है कि इंडिया जो है ग्लोबल हब बनना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंडस्ट्री जो DPIIT है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर है, इन्होंने अपना ये वेबिनार जो है लाया है, ठीक है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और इसमें एक जो सेकंड सेशन हो रहा है उसमें ये भी इस चीज़ पे भी डिस्कशन हो रहा है, रिलीजिंग द इंडियाज $1 ट्रिलियन गोल। तो ये इंडिया का वैसे भी इस समय गोल है कि इंडिया जो है $1 ट्रिलियन गोल एक्सपोर्ट जो है मार्केट बनना चाहती है, और इंडिया बन भी जाएगा, है ना। उसके अलावा यूनियन बजट 2022 में देखा जाए तो उसमें एक रोड मैप भी रखा गया, इंडिया @100, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया फोकस करेगा। और डेफिनेटली इस ग्रोथ से हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इंक्रीज होंगे, हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको भी ग्रोथ मिलेगी, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करके उस लेवल पे पहुंचेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है कितने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट में? तो स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि 7 रशियन बैंक्स हैं जिसको यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है फ्रॉम द स्विफ्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है।
और ये भी जान लेते हैं कि कौन से ऐसे बैंक है जो अभी एक्सेप्शन है जिन पे स्विफ्ट बैन नहीं लगाया गया है। तो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, जिसमें जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सकती हैं। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने 7 रशियन बैंक्स को इसमें बैन किया है, तो उनकी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं बंद हो चुकी हैं। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, वो सम एक्सेप्शन में ये 2 बैंक आते हैं, ठीक है, गैज़म्प्रो बैंक और स्पर बैंक, ठीक है, स्पर बैंक, ये 2 बैंक आते हैं जो अभी एक्सेप्शन में चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ठीक है। और लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू अदर फाइनेंशियल सैंक्शन है। तो इस वजह से जो है लेट्स सी कि अब क्या होता है। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी तो एक तरीके से कह सकते हैं रिलेटेड थी रशिया से, लेकिन बैन लगाना पड़ा, है ना, टू काउंटर रशिया ऑन एवरी पार्ट। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के सामने। कौन सा वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में 1 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, कौन से देश को? तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन का आंसर। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार अभी इस समय यूक्रेन को दिया गया होगा, तो ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान है इसका आंसर। अफगानिस्तान पहले से ही ऐसे इशू से जूझ रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है 1 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को, और ये मनी डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और इंटरनेशनल एनजीओ जो हैं उन्हीं के पास जाएगा। ये तालिबान रूलर्स के कंट्रोल में नहीं होगा ये मनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो उनके कंट्रोल में नहीं होगा। ये एग्जैक्टली किसके अंडर होगा? अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड है, ठीक है, एनजीओ टाइप, इनके अंडर जो होगा। ये मल्टी डोनर जो है कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल एड को अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाते हैं। बेसिकली वर्ल्ड बैंक की हेल्प इवन इंडिया जो भेजता है उसकी भी हेल्प जो है ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्रिटिकल मंथ्स हैं अफगानिस्तान के लिए इस समय, है ना, तालिबान रिजाइम जब से स्टार्ट हुआ है। इनका एम क्या है? टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ असेंशियल बेसिक सर्विसेज जो है, जो कि वल्नरेबल अफगानिस्तान के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के जो सेलर हैं उसका वो एक मिसाइल अटैक में मृत्यु हुई है, और कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो यूक्रेन, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस नाम व्यक्ति का पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले तो शिप का नाम जानते हैं। बांग्लादेशी सेलर जो कि थे वो कौन से कॉरपोरेशन संबंधित है? बांग्लादेशी शिपिंग कॉरपोरेशन शिप थी, ठीक है, जो कि मिसाइल अटैक के अंडर आई थी यूक्रेन में, है ना। ये एक तरीके से कन्फ्लिक्ट का ही आउटपुट है। एग्जैक्टली कौन सी सी पोर्ट पे? तो ओलिविया सी पोर्ट पे ये कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है मृत्यु हुई है मिसाइल अटैक में, है ना। और ये व्यक्ति का नाम भी आइडेंटिफाई किया कि जो हदीसुर रहमान जो है इनका नाम था। ही वाज 3rd इंजीनियर ऑफ दिस शिप, और ये इस जो शिप ओन करी जाती है वो किसके द्वारा? बांग्लादेश शिपिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ओन किए गए। ये इंटरनेशनल जो है इश्यूज बनते जा रहे हैं। जैसे अभी एक इंडिया के जो स्टूडेंट है उसको भी शूट डेड किया गया, अभी एक ये और है। तो मतलब इसका कॉस्ट जो है हर एक व्यक्ति जो है इसे ले रहा है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डॉयन ऑफ बाईसाइकिल इंडस्ट्री भाऊ के नाम से ये प्रसिद्ध थे योगेंद्र कुमार, इनका निधन हुआ किस एज में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 88 की एज में। साइकिल का जो पूरा इंडिया का इंडस्ट्री है वो इन्हीं के हाथ में था, हालांकि इनका भी निधन हुआ है, ठीक है। तो फेमस थे बाईसाइकिल इंडस्ट्री से संबंधित, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से संबंधित, यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है, योगेंद्र कुमार जी। इनका निधन हाल फिलहाल में 88 की एज में हुआ है। भाव के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। ही वॉज वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, एंड ही वॉज फाइटिंग फ्रॉम द चेस्ट इन्फेक्शन जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। ही सर्वाइव बाय हिज फैमिली, जो भी हैं इनकी फैमिली नॉट रिक्वायर्ड। बट ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी इंडस्ट्री यूनिट से संबंधित। तो जेके साइकिल फेमस इंडस्ट्री यूनिट थी, उससे संबंधित थे। केदार एंड सन इन सब से संबंधित थे, है ना। ही वॉज ऑल्सो, ठीक है, प्रेजिडेंट ऑफ सम एसोसिएशन ऑल्सो। लेट्स सी कि पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि हाल फिलहाल में इंटीग्रेट की गई है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से, तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट वन, इंडिया का रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में 43। हाल फिलहाल में फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। देखिए मैंने आपसे कल सवाल पूछा था धनु यात्रा के बारे में, कौन सी स्टेट में ये थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस की जाती है, तो ये कहाँ पे? तो आंसर अभी आपको, ठीक है, सूरज वर्मा के द्वारा बिल्कुल सही। जहाँ पे भी वर्ड यात्रा आता है डेट्स एग्जैक्टली उड़ीसा। और देखिए आज का सवाल इसे डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइए। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है, जैसे स्विफ्ट है तो वैसे ही आईएफएससी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल तरीके से बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसे आप इसलिए ज्वाइन करें कि जब आप मुझसे कनेक्ट होगे आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग फ्री।
तो आप इसे सर्च कर लीजिए, इसे ज्वाइन करिए, सारे PDF सारे लिंक्स एंड सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। सर्च करिए अमन सर्वाइव हिस्ट्री, 2 बजे की क्लास भी है इसमें, ठीक है। SSC कॉम्बैक्ट का लिंक मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स पे डलवा रहा हूँ। लाइव अमन कोड यूज़ करना, इसे नोटिफाई कर लेना, क्योंकि कॉम्बैक्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हो, एक बार नोटिफाई करना, फिर टेस्ट देना, डेफिनेटली आपको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए और कोर्सेज ज्वाइन करिए। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हैं ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, देयर आर लॉट मोर ऑप्शन, सब्जेक्ट्स सारे आपको मिलेंगे, बस एक कोड यूज़ करना है। लाइव अमन का बेनिफिट क्या है, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा ना, आपका डिस्काउंट 100% होगा लाइव अमन कोड लगाते ही। आपको बस इसका सब्सक्रिप्शन लेते समय, किसी भी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लोगे, इधर लाइव अमन कोड लगाना, लिख देना इसे, और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि फ़ीस जो है कम हो रही है, आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स, सारे टीचर्स, सब कुछ अवेलेबल हो। तो यूटिलाइज़ करिए किसी भी एग्जाम के लिए लाइव अमन कोड अनअकैडमी पे, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट दीजिए। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।